बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में विभव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 हजारी कोर्ट में उनकी पेशी कराई गई थी। पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड की थी, लेकिन यहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। अगले 5 दिन हिरासत में पुलिस विभव से पूछताछ करेगी और अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई मारपीट की कड़ियां जोड़ेगी। पुलिस ने विभव कुमार को शनिवार दोपहर 12:48 पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद रात 8:30 बजे के करीब मेडिकल करवाया गया। रात 9 बजे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। विभव कुमार को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। इसी गाड़ी में विभव कुमार को ले जाया जा रहा है। पुलिस के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि विभव कुमार ने महिला सांसद की पिटाई की है। विभव ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से इनकार किया। उन्होंने मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है। मोबाइल को मुंबई में फॉर्मेट किया गया है। साथ ही विभव ने सीएम हाउस जाकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की है। वहीं विभव के वकील ने पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए हैं। और लोकसभा चुनाव प्रचार में जुबानी जंग भीषण होती जा रही है। पीओके को लेकर भी दावों की बौछार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि अगर प्रधानमंत्री जीतते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और 400 सीटें आती हैं, तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तानी सेना की बढ़ती दखल को लेकर पीओके की आवाम का गुस्सा सड़कों पर फूट ही रहा है। कहीं हिंसक प्रदर्शन हुए तो कहीं जिन्ना लैंड के वर्दीधारियों को पीटा गया। लेकिन अब देश के चुनाव में भी पीओके को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही ये दावा नहीं कर रहे हैं। इस फहरिस्त में दूसरा नाम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी है, जिन्होंने बिहार के सिवान में चुनाव प्रचार किया, गांधी परिवार पर निशाना साधा और पीओके पर बड़ा दावा कर दिया। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा। कल 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार खूब तेज हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ 2 फेज की रेस बची है। ऐसे में विपक्ष की ओर से अखिलेश और राहुल साझा कैंपेन करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी झारखंड और बंगाल में रैलियां करेंगे। वहीं अमित शाह बिहार में आज कमान संभाले हुए हैं। ये अदानी जो है, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में पीओके ने जोर पकड़ लिया है और ये बयानबाजी अभी कुछ दिन और सियासी फिजा में तैरेगी, क्योंकि आज भी कई दिग्गज मैदान में रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे जमशेदपुर में हुंकार भरेंगे। इसके बाद वो बंगाल का रुख करेंगे, जहां वो पुरुलिया, बिष्णुपुर और मेदिनीपुर की जनता से वोट मांगेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी आज का शेड्यूल हेक्टिक है। वो यूपी के प्रयागराज और जौनपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। यही नहीं, बिहार के बेतिया में भी उनकी एक रैली होनी है। इनके अलावा जेपी नड्डा 3 और सीएम योगी यूपी में 6 जनसभाएं करेंगे। इसके जवाब में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज के फूलपुर और मुंगारी गांव में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में वार पलटवार हो रहे हैं और इस बीच नेता भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। अमरोहा से सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर कुछ ऐसी टिप्पणी की है, कुछ ऐसा कमेंट किया है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। यूपी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने असम के सीएम को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। कुंवर दानिश अली संगम नगरी प्रयागराज में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये टिप्पणी की है। हेमंत बिस्वा शर्मा
क्योंकि मेरे पे केस हो जाएगा अगर मैं किसी आइटम गर्ल का नाम ले दूंगा। तो वो एक तरीके से राजनीति के आइटम गर्ल बन चुकी हैं। बहरहाल अब कुंवर दानिश अली के इस बयान पर राजनीतिक घमासान मचना तय है, जो आने वाले दिनों में सियासी पारा और बढ़ा देगा। प्रयागराज में प्रचार में जुटे दानिश अली ने सीएम योगी की राजनीति को लेकर भविष्यवाणी भी की है। और योगी जी खुद चाहते हैं कि भाजपा आधी न रहे यूपी में, तभी उनकी भी कुर्सी बचेगी। दानिश अली अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पंजाब के अजनाला में कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा के बाहर हुई फायरिंग की घटना को लेकर अब जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। पुलिस इसे आपसी रंजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि आपके कार्यकर्ता के रिश्तेदार ने उन पर यह फायरिंग की है और सभी कार्यरत कार्यकर्ताओं के हथियार जब्त कर लेने चाहिए। शनिवार को अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा चल रही थी। इसी बीच गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है और एसएचओ का कहना है कि मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की जनसभा थी। बताया जा रहा है कि रैली वाली जगह के पास शनिवार की दोपहर कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने आप उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल के रिश्तेदार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। औजला ने मांग की है कि पंजाब सरकार सत्ताधारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हथियार जब्त करे। उन्होंने आरोप लगाया कि दहशत फैलाने और डराने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। उधर फायरिंग की घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुँच गए। आगरा में कुछ जूता कारोबारियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 जूता कारोबारियों के बाहर रेड की गई है और इसमें 40 करोड़ कैश बरामद किया गया है। वहां पर फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी गहनता से जांच की गई है। नोटों का पहाड़, एक कमरा जहां सिर्फ नोट ही नोट दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ कैश बरामद किया है। दरअसल आयकर विभाग ने आगरा में 2 जूता कारोबारियों के यहाँ रेड मारी। व्यापारियों के ठिकानों के अलावा घरों पर भी आयकर विभाग की जब टीम पहुंची तो 40 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। विभाग को इनकम टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आयकर विभाग की टीम अभी अंदर है। हर बिलाप फुटवेयर है, उनके मालिक का निवास पड़ता है यहाँ पे। आयकर विभाग ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 करोड़ की रकम को बरामद किया है। आयकर विभाग की टीम ने फाइलों की जांच पड़ताल भी की है। साथ ही आयकर विभाग ने कारोबारियों के ठिकानों से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। लिहाजा अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से कई राज खुल सकते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार को कल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर विभव कुमार को भेज दिया। अब इसके बाद सियासत गर्म है, वार पलटवार हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी को इस मामले में घेर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि आज वो अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करवा ले। के मामले में विभव कुमार को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। 30 हजारी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और तस्वीरें आप देख पाएंगे। इसी गाड़ी में विभव कुमार को ले जाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए और मुख्य आरोपी विभव कुमार आखिरकार पुलिस सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। 13 मई को हुई घटना के 6ठे दिन के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अगले 5 दिन हिरासत में पुलिस विभव से पूछताछ करेगी और केजरीवाल के घर पर हुई मारपीट की कड़ियां जोड़ेगी। पुलिस ने विभव कुमार को शनिवार दोपहर 12:48 पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद रात 8:30 बजे के करीब मेडिकल करवाया गया। रात 9 बजे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तब इस कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है कि ये पूरी जो घटना है इसमें सिर्फ विभव कुमार ही शामिल थे या फिर किसी और व्यक्ति के इशारे पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ इस मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया। 30 हजारी कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि विभव कुमार ने महिला सांसद की पिटाई की। विभव ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से इनकार किया। उन्होंने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया है। मोबाइल को मुंबई में फॉर्मेट किया गया है। पुलिस ने कहा कि फॉर्मेट करने से पहले मोबाइल फोन के डेटा को क्लोन करना पड़ता है। डेटा वापस पाने के लिए विभव को मुंबई ले जाना होगा। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि विभव का मोबाइल फोन किसी एक्सपर्ट से खुलवाने के लिए भी उन्हें मुंबई ले जाना जरूरी है। पुलिस ने ये भी दलील दी कि विभव ने सीएम हाउस जाकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की है। वहीं विभव के वकील ने पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। पुलिस की दलीलों का विरोध करते हुए विभव कुमार के वकील ने कहा, न तो 13 मई से पहले मालीवाल के सीएम हाउस जाने का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को एफआईआर दर्ज करने का कारण साफ किया है। मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस पर गई और दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है और मीडिया में भी बयान दे रही है। जांच के लिए विभव कुमार के मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि मालीवाल ने फोन या व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का कहीं भी आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले विभव कुमार की अग्रिम जमानत को लेकर भी जोर आजमाइश की गई। हालांकि कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस पूरे मामले में सियासी खेल अभी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर विभव कुमार का बचाव किया है। आरोप लगाया कि बीजेपी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों को जेल भेज रही है, लिहाजा वो आज अपने विधायकों और नेताओं को बीजेपी दफ्तर लेकर पहुंचेंगे और बीजेपी जिसे चाहे गिरफ्तार करवा ले। पीछे पड़े हमारे। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सियासत गर्म है। विभव कुमार की गिरफ्तारी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी विरोध किया है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। अच्छा काम कर रहे हैं इसमें तो भाई, एक आप डरे हुए हैं, आप चाहते कि कोई आपके सामने कोई खड़ा ना हो, इससे पहले आप उसको फंसाओ, मुकदमा करो। जब लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते हो तो ऐसे ही करो ना, छुप के क्या पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं। और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया। ये लालू जी से हमको लगता है इसको ट्रेनिंग लिया है। केजरीवाल जो है ये भ्रष्टाचार लालू जी तो नहीं सीख लिए। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपों को विभव कुमार के पिता ने खारिज किया है और कहा है कि उनके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। कानून पर मुझे मैंने पूरा भरोसा है कि कानून जो है न्याय देगा और न्याय यहाँ से न्यायपालिका तक मैंने न्याय जरूर मिलेगा। राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह से मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि वो आम आदमी का संग छोड़ करके हट जाए। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का नाम घसीटे जाने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है। कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या स्थिति आ गई? बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? चुनावी माहौल में स्वाति मालीवाल केस ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है, लिहाजा पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। हालांकि मामला अब दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में है। क्या सच्चाई सामने आती है, उसका सभी को इंतजार है। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। यहाँ छठे दौर में 25 मई को वोटिंग होनी है, लिहाजा ग्रैंड रैलियों का दौर शुरू हो गया है।
शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रैली करके माहौल बनाया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर का प्रचार थमने के साथ ही छठे दौर का घमासान शुरू हो गया है। इसी के साथ दिल्ली का दंगल भी 18 मई का दिन राजधानी के लिए खास रहा। दिल्ली के रण में पीएम मोदी ने दस्तक दे दी तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे और चुनाव प्रचार के लिए ही जेल से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल भला कहां पीछे रहने वाले हैं, तो वो लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पीएम के दिल्ली में आते ही केजरीवाल ने नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी, यानी दिल्ली का सियासी पारा उबाल मारने लगा है। 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में मोदी को सुनने भारी भीड़ जमा थी। मंच संभालते ही मोदी ने पहले भीड़ को नियंत्रित रहने की अपील की, फिर विपक्ष पर हमले के लिए तरकश से नए तीर निकाले। हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 में दिल्ली में बीजेपी की झोली में 7 सीटें आई थी, लेकिन इस बार चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन विपक्ष की ताकत पर वार करना पीएम मोदी की राजनीति का स्टाइल है। इसलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सॉलिड अटैक किया। शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती। दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की इस रैली से मंच पर बैठे बीजेपी उम्मीदवारों को बूस्टर मिला है, क्योंकि मोदी के ही दम पर बीजेपी ने 24 का महासमर जीतने की ठान रखी है। ठीक उसी तरह राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में पिछले 2 चुनावों का सूखा खत्म करने की कोशिशें जारी रखी हैं। राहुल गांधी भी दिल्ली के रण में कूद पड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल ने मंच साझा नहीं किया। सवाल उठे, जवाब नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अपना गठबंधन धर्म निभा दिया। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। राहुल गांधी की सभा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हुई। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार भी राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहे। राहुल ने उनको जिताने के लिए लोगों से अपील की और अपनी इस रैली में पीएम मोदी से विकास को लेकर कई सवाल भी दागे।
नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की और हजारों बिजनेस बंद हो गए, गलत जीएसटी लागू की, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली में रोड शो के जरिए ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रोड शो के साथ नुक्कड़ सभाएं भी करनी शुरू कर दी हैं और हर रोड शो और नुक्कड़ सभाओं में उनके निशाने पर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। दिल्ली में स्टार प्रचारकों के चुनावी दंगल का ये पहला राउंड था और जमकर वार पलटवार हुआ और ये सियासी जोर आजमाइश आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रही है। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर में फिर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। वहां आतंकवादियों की कायराना हरकत फिर से देखने को मिली है। आतंकवादियों ने शोपियां में बीजेपी के पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी, तो अनंतनाग में जयपुर के पर्यटक दंपति पर गोलीबारी की गई है। 1 घंटे के अंदर हुई इन 2 वारदातों के बाद सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। 5वें चरण की वोटिंग के ऐन पहले आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर करने की कोशिश की और चुनाव में खलल डालने के लिए ताबड़तोड़ 2 हमले किए। आतंकवादियों ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में 2 हमले किए। शोपियां में एक पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई, जबकि अनंतनाग में यन्नर पहलगाम के पास टूरिस्ट रिजॉर्ट पर हमला किया गया, जिसमें जयपुर से आए एक दंपत्ति को निशाना बनाया गया। दोनों ही घायलों का इलाज जारी है। रात 1 घंटे के भीतर 2 जगहों पर हुए आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में दहशत फैल गई। आतंकवादियों ने रात 9:30 बजे के करीब यन्नर पहलगाम में दरिया किनारे बनाए गए कैंपिंग साइट पर हमला किया। उन्होंने वहां अपने तंबू के बाहर बैठे एक दंपत्ति को निशाना बनाया। गोलियों की आवाज से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद दूसरे पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने तंबुओं में घुस गए। फायरिंग करने के बाद आतंकवादी भी वहां से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने वहां मौजूद अन्य लोगों की मदद से घायल पर्यटक दंपत्ति को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान फराह और उसके पति तबरेज के रूप में हुई है। ये जोड़ा जयपुर राजस्थान से वहां पहुंचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों ही खतरे से बाहर हैं। हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। इन हमलों ने वादी में चुनाव के मद्देनजर किए गए सुरक्षा की पोल खोल दी है। अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। इसके अलावा यन्नर पहलगाम में जहां पर्यटकों पर हमला हुआ है, वहां अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यन्नर पहलगाम और हीरपोरा शोपिया में हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर में जहां अभी मतदान होना है, ये हमले चिंता का विषय है। यन्नर पहलगाम से पहले शोपिया के हीरपोरा में बीजेपी के पूर्व सरपंच एजाज अहमद को उसके घर में ही निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने एजाज अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनके शरीर पर 5 गोलियां लगी और वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मरा समझकर आतंकवादी वहां से भाग निकले। आतंकियों के भागने के बाद एजाज अहमद शेख को उसके परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना के जवानों ने हीरपोरा और उसके साथ सटे इलाकों की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया है। इन 2 हमलों के बाद पूरे वादी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।
लोकसभा चुनाव के 5वें दौर में सोमवार को बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में हैं। और अब आपको बड़ी खबर दे दे, स्वाति से मारपीट मामले में बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से ये बड़ी खबर अब आपको देने जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। देखिए, स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में ये बात कही थी कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी की जा रही है, इसकी आशंका उन्होंने जाहिर की थी। और अब जानकारी मिल रही है कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। वरुण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। वरुण, स्वाति मालीवाल ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी की जाएगी। अब दिल्ली पुलिस का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरी मामले के अंदर आप देखेंगे तो सीसीटीवी बहुत अहम हो जाता है। उसी से ही पुलिस कड़ियों को जोड़ेगी, सीक्वेंस को जोड़ेगी और ये पता चल पाएगा कि ड्राइंग रूम के अंदर आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वही जो आरोपी विभव है उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। पुलिस ने कल कोर्ट के अंदर भी ये बात बताई है कि उन्होंने कुछ सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया है और एक डीवीआर की जो सीसीटीवी है वो ब्लैंक है। आखिरकार ये डीवीआर ब्लैंक क्यों थी? कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझ के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो और इस डीवीआर में से जो सीसीटीवी है उसको मिटाया गया हो? तो इस बात की भी जांच को आगे बढ़ाना है, पड़ताल को आगे बढ़ाना है। कल कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने ये बात भी कही कि आखिरकार विभव सीएम हाउस क्यों गए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहाँ पर क्राइम कमिट किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सबूतों के साथ छेड़खानी की जो आशंका जताई जा रही हो और वाकई में सबूतों के साथ छेड़खानी की गई हो। तो अब विभव को 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस सीएम हाउस भी जाएगी और जो एफएसएल की टीम है उनकी रिपोर्ट जब डीवीआर को लेकर भी सामने आएगी तब साफ हो पाएगा कि हाँ, सीसीटीवी के साथ अगर छेड़छाड़ की गई है तो किस तरह की छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये भी दावा है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर जरूर है, लेकिन उनके अंडर में नहीं आते और ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं। तो ऐसे में पुलिस को आशंका है कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है और घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। और आज के लिए नमस्ते भारत में इतना। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ।